स्टारियन हम लोग नीट एक्सप्रेस सीरीज में एक नया चैप्टर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन 10 मिनट में पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो इसी सीरीज में हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखा है अमोनोटेलिक। तो अमोनोटेलिक का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल चीप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसको अमोनोटेलिक कहा जाता है। देखो अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है और ये हाईली वाटर सॉल्युबल होता है, तो अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं और आसानी से अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं उनको अमोनोटेलिक कहा जाता है। तो मेनली जो होता है फ्रेश वाटर बोनी फिशेज होती हैं। इसके अलावा जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं और साथ ही साथ इसमें जो एम्फीबियंस होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। यहाँ पे एक बात समझना है, जो मरीन वाटर फिशेज होती हैं वो अमोनिया की जगह एक दूसरा कंपाउंड TMO ट्राईमिथाइल ऑक्साइड एक्सक्रीट करती हैं जो कि अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है। और इसी तरह से जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है वो पानी में रहते हैं बट वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ध्यान रखना वो यूरियोटेलिक होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए कि मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल हैं, फ्रेश वाटर है या जो एक्वेटिक एनिमल है वो सब क्या एक्सक्रीट करेंगे, अमोनिया, दैट इज कॉल्ड अमोनोटेलिक। तो प्रोटोजुअन्स हो गए या पोरीफेरन्स, निडेरियंस, ये सभी प्लेटिहेल्मिन्थस सब क्या है, अमोनोटेलिक हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब कि जो एनिमल यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटेलिक कहते हैं। तो देखो जब वाटर एक्वेटिक हैबिट से लैंड हैबिट आ गया, यानी कि जो एनिमल पानी से ज़मीन पे आ गया तो वो यूरिया एक्सक्रीट करने लगा, क्योंकि यूरिया जो है वो अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है और इसको एक्सक्रीट करने के लिए लेस वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे एनिमल जो लैंड हैबिट शो करते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि एम्फीबियंस में जो लैंड पे आ गए तो वो यूरिया एक्सक्रीट करना शुरू कर दिए। तो सभी मैमल्स यूरियोटेलिक होते हैं, एम्फीबियंस यूरियोटेलिक होते हैं और इवन आप जानते हैं अर्थवॉर्म भी यूरियोटेलिक है। तो यूरियोटेलिक मतलब यूरिया एक्सक्रीट करना। जैसे अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलेगा यूरिया बन जाता है और यूरिया एक्सक्रीट करते हैं ऐसे एनिमल, तो उसको कहते हैं यूरियोटेलिक। तो आप यहाँ पे समझ गए यूरिया एक्सक्रीट करने वाले को क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बोल्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो देखो हम लोग ये 10 मिनट की सीरीज में इसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो जितने भी बोल्ड लाइन है सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक लिखा है कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो देखो कॉलम ऑफ बर्टनी क्या होता है कि अगर ह्यूमन किडनी का जब आप कट सेक्शन देखोगे तो उसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है, अंदर की तरफ मेडुला पार्ट होता है और मेडुला में ऐसे कोनिकल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग पिरामिड्स कहते हैं। तो इन्हीं दो पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टिकल प्रोजेक्शंस होते हैं वो इन्वेजिनेट करके अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्टेड अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कॉर्टिकल प्रोजेक्शंस है जो मेडुला में पाया जाता है, इसको कहेंगे रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो ह्यूमन किडनी में आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसको हम लोग यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। तो ये एक किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है और एक किडनी में आप देखें तो अराउंड 1.2 मिलियन नेफ्रॉन यानी लगभग 12 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं। दोनों में मिलाएंगे तो 2.4 मिलियन होगा। तो नेफ्रॉन आप समझ गए, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। इसके बाद लिखा है बाउमन कैप्सूल। तो देखो बाउमन कैप्सूल ये स्ट्रक्चर होता है जो नेफ्रॉन में है और ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल वॉल लेयर होती है। अंदर वाली लेयर जो होती है पोडोसाइट सेल से लाइंड होती है और जिसके बीच बीच में गैप होता है जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं, जहाँ से कोई चीज़ छनती है। और बाहरी वाली लेयर जो होती है विसरल एपिथेलियम होती है। तो इस तरह से बाउमन कैप्सूल इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और बाउमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस दोनों मिल करके बनाते हैं मेल्पिगियन कॉर्पसल्स। ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो देखो किडनी ट्यूब्यूल्स का ये पार्ट है जो जब आप मेल्पिगियन कॉर्पसल्स देखेंगे तो उससे नीचे जो ट्यूब्यूल्स आता है पहले उसको PCT यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये क्यूबॉइडल सिलेटेड एपिथेलियम होता है, सिंपल क्यूबॉइडल सिलेटेड एपिथेलियम। इसको ब्रश बॉर्डर भी कहा जाता है और इस तरह से इसमें सिलेटेड होने से इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा सरफेस एरिया में ये ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को रीएब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए PCT में 75% तक जो फिल्ट्रेट होते हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसका मेन काम है फिल्ट्रेट को रीएब्जॉर्ब करना, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब इसके बाद देखते हैं क्या है
इसके बाद देखो स्टूडेंट है हेनले लूप। हेनले लूप क्या होता है कि ये यू शेप का स्ट्रक्चर होता है जो पीसीटी आके हेनले लूप में ओपन होता है। हेनले लूप का जो सेगमेंट पहले उतर रहा है नीचे की तरफ उसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और ये सेगमेंट केवल वाटर के लिए परमेबल होता है। तो 5% वाटर यहाँ से आसानी से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है वो सॉल्ट के लिए परमेबल होता है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो इस तरह से यू शेप का स्ट्रक्चर है। लूप ऑफ हेनले जितना लॉन्ग होता है उतना हाइपर ऑस्मोटिक मतलब कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, और जितना शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होगा उतना डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगी। इसके बाद स्टूडेंट देखो नेक्स्ट है डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी कि लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लिम्ब है वो डीसीटी में आके ओपन होता है। डीसीटी बेसिकली ये भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होते हैं, और यहाँ पे एक खास बात होती है कि यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर रीएब्जॉर्ब होता है हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, और इस तरह के रीएब्जॉर्प्शन को फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्ब होता है एडीएच के प्रेजेंस में। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं, और इसी तरह से सोडियम एब्जॉर्ब होता है एल्डोस्टेरोन के प्रेजेंस में, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट होता है। वहाँ उसके अंदर एल्डोस्टेरोन होगा जो सोडियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो डीसीटी आप समझ गए, डीसीटी एक किडनी ट्यूब्यूल्स का पार्ट है और जहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर रीएब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग है यूरिन फॉर्मेशन में, यहाँ पे आप देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो ब्लड से यानी कि जो ब्लड से यूरिनरी फेरस किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर जो चीज़ें जाती है वहाँ पे फिल्टर होती है। और फिल्ट्रेशन चूँकि ग्लोमेरुलस पे होता है, ग्लोमेरुलस एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के जंक्शन पे होते हैं, और ये बेसिकली यहाँ पे 3 प्रेशर इन्वॉल्व होते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। जैसे कि इसमें आप जानते हैं कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर के डिफरेंस की वजह से होते हैं, और 2 ऐसे प्रेशर हैं, एक का नाम है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और सेकंड है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये 2 ऐसे प्रेशर हैं जो अपोज करते हैं फिल्ट्रेशन को। तो इस तरह से नेट फिल्ट्रेशन जो होगा यानी कि GHP यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से ये 2 अपोज वाले प्रेशर घटाओगे तो जो नेट प्रेशर आएगा दैट इज कॉल्ड उसी की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, उसको इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं। और ऐसा माना गया है कि लगभग इससे पर मिनट जो होता है 125 ml फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, और इसको GFR कहा गया है। तो GFR मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन 1 मिनट फ्रॉम ऑल द नेफ्रॉन ऑफ किडनी दैट इज कॉल्ड GFR। तो ये अबाउट 125 ml होता है। तो स्टूडेंट ने यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखा, अभी हमने इसी के बारे में आपसे बात की। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस ये मेलपिगियन कॉप्सल्स पे होता है, और यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर यानी कि GHP माइनस BCOP प्लस CHP की वजह से होता है। GHP 60 mmHg के करीब होता है और BCOP लगभग 32 mmHg और CHP लगभग 18 mmHg। ये दोनों प्रेशर अपोज वाले प्रेशर है। तो GHP में से इन दोनों को घटाओगे तो लगभग 10 mmHg का प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप समझ गए, यानी कि नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेशन होता है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और यहाँ पे GFR टर्म है, देखो GFR अभी बताए थे कि टोटल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन 1 मिनट फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन ऑफ किडनी दैट इज कॉल्ड GFR, और ये लगभग 125 ml पर मिनट होता है। अगर हम लोग 24 आवर्स में देखें तो हमारी किडनी के सारे नेफ्रॉन लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म करते हैं, और इसका 99% पार्ट रीएब्जॉर्ब हो जाता है और 1% पार्ट यूरिन बनती है लगभग 1.8 लीटर के आसपास। तो 24 आवर्स में यही यूरिन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे आप समझ गए। इसके बाद यहाँ पे एक लिखा हुआ रीएब्जॉर्प्शन। तो वो स्टूडेंट रीएब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है उसका किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होते हैं। इसमें हमने बताया था PCT में सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं, साथ ही साथ इसमें यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है, और साथ ही साथ वाटर सॉल्युबल कुछ विटामिन होते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के हैं जिसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो PCT में रीएब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, 75% पार्ट तक रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ग्लूकोज का 100% पार्ट रीएब्जॉर्ब हो जाता है PCT में। सोडियम लगभग 70% रीएब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम 75% पार्ट रीएब्जॉर्ब हो जाता है,
वाटर भी लगभग 75% पार्ट रीएब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी में। तो इस तरह से मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? पीसीटी में। इसको ऑब्लिगेट रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। तो फिर देखो यहाँ पे फिर लिखा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, तो इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। सिंपल क्यूबॉर्डल सीलेटेड एपिथेलियम से लाइंड होता है, जिसको ब्रश बॉर्डर कहते हैं, और यहाँ पे 70 से 80% फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मेनली जो भी फिल्ट्रेट है उसका रीएब्जॉर्प्शन इसी सेगमेंट में होगा। लूप ऑफ हेनले के बारे में भी बता चुके हैं कि इसमें डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, अराउंड 5% वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, और असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। और लूप ऑफ हेनले के अगर लूप ऑफ हेनले में पूछें जो फिल्ट्रेट है उसका कंसंट्रेशन क्या है, तो वहाँ पे हाइपरटोनिक कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि जो फिल्ट्रेट ऊपर था, फिल्ट्रेट छना था, उससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड नीचे लगभग 1200 मिलीऑस्मोल तक का कंसंट्रेशन होता है लूप ऑफ हेनले में। डीसीटी में पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे फैकल्टेटिव या कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, सॉल्ट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन की वजह से। और इसी सेगमेंट में एक प्रोसेस और होता है जिसको ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। तो सेलेक्टेड मटेरियल का सिक्रीशन इस सेगमेंट में किया जाता है, यानी प्रॉक्सिमल पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से पीसीटी और डीसीटी में सेलेक्टिव सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं, जैसे कि K+, एच आयन, यूरिक एसिड, एंटीबायोटिक यानी पेंसिलिन वगैरह, इन सब का ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रोसेस से सिक्रीट कराया जाता है पीसीटी और डीसीटी में। तो स्टूडेंट और देखते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे देखो कलेक्टिंग डक्ट है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो डीसीटी है वो फिर एक फाइन ट्यूब यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आके ओपन होता है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एक थिक डक्ट में आके ओपन होता है, इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इसका दूसरा नाम डक्ट ऑफ बेलनी है, और यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आके ओपन होते हैं, और ये फाइनली कलेक्टिंग डक्ट आके ओपन होगा आपका पेल्विस रीजन में, और इसके बाद यूरेटर, और इसके बाद यूरेटर के थ्रू फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को ले जाएगा। तो कलेक्टिंग डक्ट आप समझ गए लार्ज डक्ट है। और यहाँ पे अच्छा, इस सेगमेंट की एक और इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, इस सेगमेंट में क्या है, बाहर यूरिया आ रहा है और साथ ही साथ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सेगमेंट हेल्प करता है सॉल्ट एंड वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में, और जिसकी वजह से वाटर का यहाँ पे रिस्टोर करने में हेल्प मिलती है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप कलेक्टिंग डक्ट के बारे में देखें। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक टर्म लिखा है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म ये मैमल्स के किडनी में होने वाला एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, और इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लो जो होता है फिल्ट्रेट का अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी ये लूप ऑफ हेनले और साथ ही साथ वासा रेक्टा जो कि ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो लूप ऑफ हेनले को सपोर्ट करती हैं, उन दोनों के बीच होता है। और इसमें अगर हम ब्लड की फ्लो की बात करें तो वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसी तरह से अगर लूप ऑफ हेनले में कहें तो डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाता है, और असेंडिंग सेगमेंट में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर हम देखें कि दोनों सेगमेंट में फिल्ट्रेट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों होता है? तो ये बेसिकली मैकेनिज्म इसलिए होता है कि मैमल जो होते हैं वो वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं, तो वाटर कंजर्वेशन करेंगे, यानी वाटर को रीएब्जॉर्ब कराएंगे, जिससे कि वाटर जो होती है वो बच जाती है, यूरिन के रास्ते ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज नहीं होती है। और आपको बता दें कि जो यूरिन बनता है वो इनिशियल जो फिल्ट्रेट होता है उससे 4 टाइम ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, तो इसका मतलब कि उसमें से बहुत ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया होगा। और यहाँ पे एक बात और समझना है कि यहाँ पे NaCl और यूरिया ये दो ऐसे सॉल्ट हैं जो हेल्प करते हैं वाटर को रीएब्जॉर्ब कराने में। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म आप समझ गए, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा के बीच होने वाला एक मैकेनिज्म है, और इसका मेन पर्पस होता है वाटर कंजर्वेशन। मैमल्स का इंपॉर्टेंट फीचर है ये। और इसमें जब आप फिल्ट्रेट देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। शुरू में कॉर्टेक्स रीजन में फिल्ट्रेट जो होता है पीसीटी में 300 मिलीऑस्मोल तक होता है, और फिर जब लूप ऑफ हेनले में पहुंचता है तो 1200 मिलीऑस्मोल तक पहुंच जाता है, और फिर असेंडिंग लिम्ब में यही जब फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ चढ़ता है तो फिर कंसंट्रेशन घटता हुआ 300 मिलीऑस्मोल तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये वासा रेक्टा के अंदर कंसंट्रेशन नीचे देखिए बढ़ा हुआ है, और ये लूप ऑफ हेनले में देखिए कंसंट्रेशन ऊपर से नीचे बढ़ा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में है ये, और इसका मेन पर्पस होता है वाटर को रीएब्जॉर्ब कराना। तो स्टूडेंट इसके बाद अब नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे रेनिन।
तो रेनिन देखो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि ये जेजी सेल्स होती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे अफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के बीच में एक जंक्शन होता है, उसी जगह पे ये होते हैं और इसको हम लोग जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस कहते हैं। वहाँ पे एक सेल होता है जिसको जेजी सेल कहा जाता है। तो ये एक हार्मोन निकालते हैं रेनिन, और एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये हेल्प करता है एक मैकेनिज्म जिसको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं, और ये बेसिकली सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो अगर किसी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसकी वजह से जीएफआर कम हो जाता है, और इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए किडनी सिक्रीट करती हैं रेनिन। रेनिन हेल्प करता है एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को, जिसकी वजह से आप सॉल्ट एंड वाटर फिर रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिससे कि जो ब्लड प्रेशर और जीएफआर है वो मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि ये रेनिन हार्मोन जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में प्ले करता है और वाटर एंड सॉल्ट के रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसी तरह से एक है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो देखो नाइट्रिक वर्ड होता है सोडियम के लिए, और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या है? देखो जब आपका ब्लड प्रेशर कभी कभी हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में जीएफआर भी हाई हो गया है, उसको कम करने के लिए आपका एट्रियम की जो वॉल होती है, एट्रियल वॉल, वो एक हार्मोन लाइक केमिकल सिक्रीट करती है जिसको एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ कहते हैं। एएनएफ दो काम करता है। एक तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को बंद करता है जिससे एल्डोस्टेरोन कम सिक्रीट होने लगते हैं, फिर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा। दूसरा ये वेसो डायलेटर है, तो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, फिर जीएफआर कम हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म तब होता है जब आपका बीपी और जीएफआर बढ़ गए हो, उस कंडीशन में हार्ट एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर सिक्रीट करता है। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखा है यूरीमिया। यूरीमिया देखो ईमिया माने होता है ब्लड, अगर ब्लड में कोई चीज़ सफिक्स में जो लिखा है वो चीज़ ब्लड में बढ़ जाए। यहाँ पे यूरीमिया लिखा है, यानी एक्सेस यूरिया जब ब्लड में अधिक हो जाता है तो उसको यूरीमिया कहते हैं। नॉर्मली ब्लड में देखा जाए तो 35 से 40 मिलीग्राम यूरिया होता है, बट अगर ये 40 मिलीग्राम से अधिक हो जाए ब्लड में पर 100 ml ब्लड तो इसको यूरीमिया कहेंगे। और ये कंडीशन तब होती है जब क्रॉनिक किडनी फेल्योर हो जाए या किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, तो ऐसे में यूरिया ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगती है। तो स्टूडेंट इसके बाद यहाँ पे हीमोडायलिसिस लिखा हुआ है। हीमोडायलिसिस का मतलब होता है कि जो एक्सेस यूरिया है उसको हमें एक्सक्रीट करना होता है। तो अब किडनी काम नहीं कर रही है, उस कंडीशन में हम आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलाइज़र जो कि डायलिसिस मशीन होती है उसके द्वारा हम लोग ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, उससे यूरिया और टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस आप समझ गए, यानी एक्सेस यूरिया को रिमूव करने, आर्टिफिशियली रिमूव करने को हीमोडायलिसिस कहते हैं। यहाँ पे एक है रीनल फेल्योर, यानी कि किडनी जब काम करना बंद कर देती है या किडनी का जो प्रॉपर फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन और यूरिया को एक्सीट करना वो नहीं कर पाती है, तो उसको रीनल फेल्योर कहते हैं। उस कंडीशन में अगर एक्यूट रीनल फेल्योर हो गया तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और नहीं तो फिर अगर क्रॉनिक कंडीशन में रीनल फेल्योर हो गया धीरे धीरे तो उस कंडीशन में फिर हीमोडायलिसिस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा रीनल कैलकुलाई। कैलकुलाई माने होता है स्टोन। अगर यूरिनरी ट्रैक या रीनल यानी किडनी में कहीं भी इनसॉल्युबल मास या क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसको हम लोग रीनल कैलकुलाई कहते हैं। अब किडनी स्टोन बेसिकली 3 तरह के होते हैं। फॉस्फेटिक स्टोन हो सकता है, यूरेट का स्टोन हो सकता है, या ऑक्जिलेट के स्टोन हो सकते हैं। तो ये कहीं भी अगर होंगे तो उसकी वजह से एन्यूरिया होगा, यानी यूरिन बनना बंद हो जाएगी, और साथ ही साथ हीमैचूरिया हो सकता है, यानी यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है इस स्टोन की वजह से। यहाँ पे एक और लास्ट में लिखा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो नेफ्राइटिस, आइटिस माना होता है इन्फ्लेमेशन, यानी ग्लोमेरुलस में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, और उस कंडीशन में फिर जीएफआर बंद हो जाएगा या किडनी फिल्ट्रेशन करना कम कर देगी, क्योंकि ग्लोमेरुलस से ही आपको पता हर चीज़ फिल्टर होती है। तो उस कंडीशन में जीएफआर कम हो जाता है, तो ये एक इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि एक चैप्टर था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसको हम लोगों ने बहुत कम समय में कंप्लीट किया, रिवाइज किया। इसी सीरीज में आगे का चैप्टर चलता रहेगा, और अगर आप प्लीज़ कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हम पूरे इस तरह ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स को बहुत ही कम समय में रिवीजन के लिए इस तरह से वीडियो बना के डाल देंगे। तो स्टूडेंट्स आप
इसको ज़रूर देखिएगा और अपने और फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं, जो रैपिड रिवीजन सीरीज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।